हेलो स्टूडेंट, ये कक्षा 11 का दूसरा लेक्चर है। ठीक, कल पहला लेक्चर हमने डाला था, उसमें कुछ जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण बताए थे हमने कि कौन कौन से लक्षण विशिष्ट होते हैं। चैप्टर 1 है जीवों में विविधता। ठीक, तो कल हमने जो पहला आपको वीडियो डाला था उसमें जीवों के जो प्रमुख लक्षण होते हैं उनको बताया था कि कौन सा जीव किसी जीव का विशेष लक्षण है, कौन सा लक्षण किसी जीव का विशिष्ट लक्षण है और कौन से जीव के विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक, और लिखने का जो मटेरियल है आज हम आपको डाल देंगे। ठीक, तो कल हम स्टोर की दुकान पे जा नहीं पाए थे क्योंकि हमको बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि हमको बुक चॉइस करने जाना है दुकान पर, तो हमको बिल्कुल याद ही नहीं रहा, इसलिए हम कल जा नहीं पाए थे। लेकिन आज पक्का जाएंगे, तो कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है। और आज हम जो कल वाले वीडियो का जो लिखने का मैटर है वो आज हम आपको डाल देंगे, तो आप उससे लिख लेना। ठीक, वैसे तो हम रोज क्या करेंगे, वीडियो के साथ साथ ही लिखने का मैटर डाल दिया करेंगे। वीडियो पहले डाल दिया, उसके नीचे लिखा लिखाया मैटर डाल दिया, तो आप उससे लिख लेना। और जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो पर्सनली फ़ोन करके पूछ ले या उसी ग्रुप में लिखकर हमको भेज दे, तो उसका हम समाधान कर दिया करेंगे। ठीक है, और एक बात और, इसका जो नोट्स है आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा और नोट्स बनाते रहना। ठीक, ऐसा नहीं कि हम आज का वीडियो देख लिया चलो कल लिख लेंगे। ठीक, तो फिर वह पीछे छूट जाएगा। तो जैसे ही वीडियो पहुंचे आपको तुरंत लिख लेना है अपने नोट्स में। और देखो, पिक भेजना हो तो भेज दिया करो, नहीं भेजना है तो नहीं भेजा करो, क्योंकि आप लिखते हो या नहीं लिखते हो हमको तो मालूम नहीं चलेगा। ठीक, आप भेजते हो या नहीं भेजते हो, तो ये जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है कि हम अगर यहाँ पर पढ़ाते हैं तो आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो लिखकर भेज दिया करो, नहीं भेजना तो मत भेजा करो, लेकिन लिखा जरूर करो। ठीक है, और अगर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कई माध्यम हैं, आप किसी भी माध्यम से हमको बता सकते हो कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो या तो हम उसे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया करेंगे या अगले दिन वीडियो में बता दिया करेंगे। ठीक, तो कल हमने जो सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में सुना था, पढ़ा था। अब उसके बाद है जीवों में विविधता। नेक्स्ट हेडिंग है जीवों में विविधता। ठीक, जीवों में विविधता से मतलब तो आप समझते हुए कि जीवों में विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लगभग हमारी पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 तक जीव पाए जाते हैं। मिलियन, यहाँ मिलियन और लिख लेना। मिलियन क्या होता है? इंटरनेशनल पद्धति होती है नंबरों या आंकड़ों को बताने की, इंटरनेशनल पद्धति। तो हमारे यहाँ क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जो इंटरनेशनल पद्धति होती है उसमें होते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ऐसे होती है। ये इंटरनेशनल पद्धति होती है गणना करने की। तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, मतलब जिनमें जीवन होता है, जो सजीव की भांति जीवन यापन करते हैं। इतनी प्रजातियां होती हैं। ठीक,
इसमें क्या होते हैं 70%, इस टोटल जीवों में जो 70% होते हैं वो जीव जंतु होते हैं। सभी जीव, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान जितने भी होते हैं सब 70% होते हैं। बाकी जो 22% बचता है इनमें क्या होते हैं, पादप होते हैं, पेड़ पौधे। कितने होते हैं, 27%, नहीं 22%, हाँ 22% कितने होते हैं, पादप होते हैं। बाकी जो 8% बचा है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, बाकी जो बचे हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर पूरे 1.7 या 1.8 मिलियन जीवों को देखा जाए तो अगर इसको 1.7 और 1.8 को कितना माना जाए, 100% माना जाए, तो 100% में 70% जीव जंतु पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, ये 70% इनकी संख्या है। और 22% पादप होते हैं और उसके 8% सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज और जीवाणु, वायरसेस, ये सब क्या होते हैं, 8% होते हैं। ठीक, अगर हम मान के चले कि 1.7 और 1.8 मिलियन को हम 1000 मान के चलें कि टोटल जीवों की संख्या है 1000, तो इस 1000 में 70% का मतलब 700 जीव क्या है, इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर। कितने हैं, 1000 में 700 इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर होते हैं। और 22 का मतलब 220 कितने होते हैं, 220 पादप, पेड़ पौधे होंगे, और 80 सूक्ष्म जीव होंगे। ठीक, और यदि मान लिया जाए, चलो ठीक है, 70% मतलब 1.7 1.8 मिलियन में 70% क्या है, जीव जंतु हैं। अगर हम इस 70% को 100% मान लें तो इस 70% को अगर हमने 100% मान लिया तो इस 100% का 70% क्रिएचर होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं। मतलब अगर इस 70% को हम 100% मान लें तो इस 100% का 70% कीड़े मकोड़े होते हैं, बाकी 30% क्या होते हैं, जानवर और इंसान। 30% में जानवर भी आते हैं और इंसान भी आते हैं, बाकी 70% कीड़े मकोड़े ही होते हैं। तो ये जीवों में विविधता है, विभिन्न प्रकार के या डिफरेंट प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे हम जीवों में विविधता कहते हैं। ठीक, अब इन जीवों को उनके लक्षणों, उनकी क्रियात्मक मतलब संरचनात्मक इकाई के अध्ययन के द्वारा इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। अब अलग अलग वर्गों में रखने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक, इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर हम एक से लक्षण वाले जीवों को एक वर्ग में रख दें, उससे अलग लक्षण वाले को दूसरे वर्ग में रख दें, तो इससे हमको ये मालूम चलता है अगर यदि हमने किसी विशेष लक्षण वाले जीव को अध्ययन करना है तो पहले हम ये देखेंगे कि इस लक्षण वाले जीवों को किस वर्ग में रखा गया। उस वर्ग की अगर हम बुक खोलेंगे तो हमें सब वैसे ही जीव मिल जाएंगे जो उस विशेष लक्षण के जीव होंगे। इसलिए सभी जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए तो पड़ी कि यदि हम सभी जीवों को एक ही बुक में रख देंगे तो क्या करेंगे, हम ढूंढते ही रहेंगे, उस जीव को हम देख नहीं पाएंगे कि ये जीव कहाँ पर रखा गया। लेकिन उनके मतलब लक्षणों के आधार पर, उनके शरीर की संरचना के आधार पर अगर हम देखें, जैसे मान के चलो कि छिपकली है, यदि हमने वर्गीकरण नहीं किया होता, सभी जानवरों को एक ही बुक में ऐसे ही रख देते तो हम छिपकली बुक, इतने जानवर हैं तो बुक कितनी बड़ी होगी, काफ़ी सारे पन्ने हो जाएंगे, तो उसमें हम छिपकली को ढूंढते ही रहेंगे।
तो एक अब उन्होंने जब ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया तो एक ग्रुप बनाया उसने रेप्टाइल्स, जिसे बोलते हैं सरीसृप। तो यदि हमको पता है कि सभी रेंगने वाले जीव जो जमीन में रेंगते हैं, रेंग कर चलते हैं, उन सभी जीवों को रेप्टाइल्स वर्ग में रखा गया है, सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो हम सीधे उस वर्ग का सरीसृप या रेप्टाइल्स वर्ग देखेंगे, और रेप्टाइल्स वर्ग देखेंगे उसमें अगर हम खोजेंगे तो उसमें हमको छिपकली मिल जाएगी, क्योंकि जो रेप्टाइल्स वर्ग होता है उसमें सभी रेंगने वाले जीवों को रखा गया है, जैसे सांप हुई, मगरमच्छ हुई और छिपकली हुई, और भी बहुत सारे रेंगने वाले जीवों सभी को रेप्टाइल्स वर्ग में रखा गया। तो इसलिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी ताकि हमें किसी विशेष जीव के अध्ययन में सरलता मिले या सरलता से हम उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, पादप होते हैं, जैसे 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया है, जैसे पादप, जंतु। ठीक, तो पादप वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, जंतु वर्ग में सभी जंतुओं को रखा गया है। ठीक, तो ऐसे ही कई ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं, उनमें सभी जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर रखा गया। ठीक, तो जीवो वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। अब है नेक्स्ट हेडिंग, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक, तो जो वर्गीकी होती है, वर्गीकी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जो वर्गीकी होती है इसको टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक, तो जो वर्गीकी होती है इसी को हम बोलते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी की। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? जीवों की पहचान, उसके वर्गीकरण, ठीक, उसके नामकरण आदि के अध्ययन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण, जीवों के नामकरण और जीवों की पहचान के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी एक बुक्स होती है, उसमें सभी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, और उनकी पहचान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, एक बुक्स होती है, बुक्स लिखी गई थी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब जितने भी जीव होते हैं इनके नाम के आधार पर, इनका पहचान संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, और सभी जीवों को उस वर्ग में रखा गया है, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक, अब है सिस्टमैटिक वर्गीकरण, इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है सही ढंग से, जीवों को समान लक्षणों के आधार पर सही ढंग से व्यवस्थित करके रखना ही सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक, यदि किसी जीव के समान लक्षण हैं और समान मैच खाते हैं, उनकी आकार की समान है, तो उनको एक वर्ग में रखा गया है, सिस्टमैटिक ढंग से रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण या सिस्टमैटिक। समान लक्षण के आधार पर जीवों को किसी विशेष वर्ग में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण या सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक, तो इसका हम मैटर भेज देंगे, उससे लिख लेना। अब है द्विनाम नामकरण पद्धति।
अब देखो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे मान के चलो कि जीवों में विविधता तो है ही, जीवों में विविधता के साथ साथ हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति में भी विविधता पाई जाती है। ठीक, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में भी विविधता पाई जाती है। अब जैसे मान के चलो हमारा इंडिया है, इंडिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं, मलयालम बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, ठीक, हिंदी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती, भोजपुरी, मराठी, ठीक, बंगाली, तमिल, ऐसी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम हिंदी भाषा में यदि कह दें मैंगो, आम को कह देंगे आम, और अगर यदि आप साउथ इंडिया तरफ जाओगे, तमिलनाडु पहुंच जाओगे या आंध्रा पहुंच जाओगे, आंध्र प्रदेश पहुंच जाओगे, वहां पर आप किसी को कहोगे कि आम दे दो तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनकी भाषा में आम को आम नहीं कहते, कोई और कुछ कहते होंगे। ठीक, और कुछ कहते होंगे। ठीक, तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम पहुंचेंगे द्विनाम नामकरण पद्धति में। देखो द्विनाम नामकरण पद्धति को दिया था कैरोलस लीनियस ने, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति को दिया था। उन्होंने इस पद्धति में किसी जीव के, ठीक, उन्होंने कहा था इस पद्धति में कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जैविक नाम। किसी भी जीव के दो जैविक नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक, एक होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है सिंथेटिक एपिथेट। सिंथेटिक एपिथेट, किसी भी जीव के दो जैविक नाम होते हैं। ठीक, दो नाम होते, तो जो जेनेरिक नेम होता है ये उस जीव के वंश को रिप्रेजेंट करता है, जो सिंथेटिक एपिथेट होता है ये उस जीव की वंश जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं किसी भी जीव के दो जैविक नाम होते हैं जिसमें पहला नाम उस जीव के वंश को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नाम उस जीव की जाति को रिप्रेजेंट करता है। इसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। अब वंश, वो किस वंश से है, ठीक, उसके वंश के सभी जीवों को एक ग्रुप में रखा जाए, और दूसरा वो किस जाति का। देखो इंसानों में भी ऐसा ही होता है, किस वंश का है और किस जाति का। वंश और जाति नहीं होती, गोत्र होती है, जाति होती है। गोत्र होता है वंश और जाति होती है आपकी जो आप यूज करते हो। गोत्र शायद ही आपको कोई पता होगा। तो मतलब दो जैविक नाम होते हैं किसी भी जीव के, ठीक, पहला होता है वंश, दूसरा होता है जाति। तो पहला नाम उसके वंश के आधार पर रखा जाएगा और दूसरा नाम उसकी जाति के आधार पे रखा जाएगा। ये बताया था कैरोलस लीनियस ने। अब बात करते हैं कि अब इस प्रकार वंश और जाति के मेल से जो नेम बनाया जाएगा किसी जीव का, उसे उस जीव का वैज्ञानिक नाम कहते हैं, जीव वैज्ञानिक नाम। इस आधार पर अगर किसी जीव का नाम रखा जाएगा तो उसे उस जीव का जीव वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और जीव वैज्ञानिक नाम तो आपने पढ़े ही होंगे, हर चीज के, हर जीव के, हर पौधे के, हर कीड़े मकोड़े के जीव वैज्ञानिक नाम होते हैं। अब जीव वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, ये भी तो सोचने वाली बात है कि जीव के जीव वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वैसे ही चलने देते। तो देखो जीवों के जीव वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि
हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। अब तो जैसे हमारे देश से बाहर चले जाओ विदेशों में, चाइना में अलग भाषा बोली जाती है चाइनीज, रूस में रशियन बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। तो सभी जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती। अब जैसे मान के चलो हमारे यहाँ चाय जो होती है, चाय को हम चाय बोलते हैं, ठीक, चाय को हम क्या बोलते हैं, चाय बोलते हैं। लेकिन अगर नेपाल में चले जाओ तो चाय को चिया बोलते हैं। चाय को क्या बोलते हैं, चिया। अगर हम नेपाल में चले जाएं क्या वहां पर कहने चाय दे दो तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चाय क्या होता है, क्योंकि उनकी भाषा में उसे चिया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमने कह दिया मैंगो, मैंगो जो होता है आम होता है, ठीक, यदि हम अपने यहाँ कह दें कहीं पर चले जाएं कि आम दे दो तो वो दे देगा। यदि हम चाइना में चले जाएं कह दें आम दे दो तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये मांग क्या रहा है। या साउथ इंडिया में चले जाएं, नेपाल चले जाएं, और भी किसी देश चले जाएं जहाँ की अलग भाषा है, क्योंकि उनकी भाषा में आम को दूसरे प्रकार से बोला जाएगा। जानते तो वो भी है कि आम का फल कैसा होता है, लेकिन उसका नाम दूसरा होगा, उनकी भाषा में उनका नाम दूसरा होगा। इससे बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। किसी एक जीव को पूरे विश्व में एक ही नाम से बुलाया जाएगा। हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, उस जीव को केवल एक ही विशेष नाम से बुलाया जाएगा। इससे क्या होता है, काफी समानता रहती है। हम कहीं भी चले जाएं, उस जीव का अगर हम जीव वैज्ञानिक नाम ले दें तो पूरे वर्ल्ड में वो जीव वैज्ञानिक नाम उसी जीव का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। जैसे मान के चलो मैंगो, मैंगो मैंगो का जीव वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब इंडिका क्यों रखा, क्योंकि इंडिया में आम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मैंगो का तो जीव वैज्ञानिक नाम रखा गया वो मैंजीफेरा इंडिका रखा गया। अगर हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं और यदि हम कह दें हमको मैंजीफेरा इंडिका चाहिए, यदि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको मालूम होगा कि मैंजीफेरा इंडिका का आम का जीव वैज्ञानिक नाम है, तो वो आपको आम दे देगा। मैंजीफेरा इंडिका के नाम से आम को पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक, किसी भी आप देश में चले जाओ, आम का सिर्फ एक ही रियल नेम है, जीव वैज्ञानिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ये किसी भी देश में बदला नहीं जाएगा। बाकी देसी भाषा में तो हम आम को कई नामों से जानते हैं, लेकिन जो उसका जीव वैज्ञानिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका है। हम कहीं भी चले जाएं इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका ही रखा जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको पूरे विश्व में किसी जीव को एक नाम से जानने में सरलता मिलती है, इसीलिए ये सभी जीवों के जीव वैज्ञानिक नाम रखे गए। जैसे अब मान के चलो गाय होती है, गाय, हम अपने यहाँ तो इसे गाय कहते हैं, भारत में इसे गाय कहते हैं, लेकिन अगर चाइना में चले जाए तो चाइना में थोड़ी इसे गाय कहते हैं। गाय का जीव वैज्ञानिक नेम होता है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। यदि हम बॉस इंडिकस नाम से पूरे वर्ल्ड में इसको चाहे जहां बुला जाएंगे वो समझ जाएगा कि ये गाय के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि गाय का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस है। सरलता मिल गई ना। हम कहीं भी चले जाएं अगर जीव वैज्ञानिक नाम से हमने बोल दिया तो वो समझ जाएगा कि ये गाय के बारे में बात कर रहा है। ठीक, इसलिए हमको सभी जीवों के जीव वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता पड़ी। ठीक, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है, दो नामकरण पद्धति तक बताया गया है। इसके बाद जो आपको लिखने का मैटर है वो आज हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, हम आपको आज डाल देंगे, तो उससे आप सही ढंग से लिख लेना। ठीक, बाकी द्विनाम नामकरण पद्धति में वैज्ञानिक ने यही बताया था कि किसी भी जीव का एक ही पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे मानव होता है, मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस सैपियंस। क्या होता है, होमो सैपियंस सैपियंस। कुत्ता का अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है, ऐसे सभी जीवों के अलग अलग नेम होते हैं। ठीक, तो
इसलिए हमको किसी विशेष देश में पहुंचने पर भी उस चीज़ को ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। अगर हम उसे देसी भाषा में आम आम करते रहेंगे तो जिंदगी भर हम नहीं पता कर पाएंगे कि ये इनकी भाषा में आम को क्या कहते हैं। ठीक, इसलिए सभी जीवों के नामकरण करना बहुत अनिवार्य हो गया था। ठीक, तो इसको आप अच्छे सही ढंग से लिख लेना। बाकी इसके आगे जो होगा वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। आपकी कौन अभी बोर्ड होने हैं तो धीरे धीरे लिखते चले जाएंगे, धीरे धीरे वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक, और लिखने का मैटर आज हम आपको डाल देंगे, और यदि किसी को समझ में न आया तो अब बोल सकता है तो उसको हम बता देंगे। ठीक, धन्यवाद। ऊपर कहाँ आ जाएगा रहा तो यार मार साहब तुम। अच्छा, पढ़ाऊँ ना जय करा था। ठीक है, और इतने कितने बजे पढ़ा जाता? आध घंटा को बनाओ तुम वीडियो? हाँ हाँ, सेट करो यार, करबो तो ठीक है, बिल्कुल फैक्ट से तन से ऐसा। अरे यार हमने बंद नहीं करो वीडियो।